Hello friends, so today we are going to start with a new standard which is IAS 16. Okay, so पहले हम लोग समझते हैं कि IAS 16 क्या होता है, उसके क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस है, वो कैसे रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले IAS 16 का हम बेसिक मतलब समझते हैं विच इज योर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, तो दिस इज द बेसिक मीनिंग कि IAS 16 मतलब क्या। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इज योर IAS 16। ओके, अब फ्रेंड्स हम क्या समझने वाले, सबसे पहले हम IAS 16 का थोड़ा डेफिनेशन समझ लेते हैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में। IAS 16 एक टैंजिबल असेट होती है जो नॉन करंट होती है, जिसको हम लोग 12 महीने से ज्यादा यूज कर सकते हैं, जो बिजनेस पर्पस के लिए काम आती है, जो बिजनेस में काम आती है, और हम उससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी जनरेट करते हैं, और जिसको हम लोग रिलायबली मेजर भी करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई भी पूछे या आपके एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि IAS 16 का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, तो आपको ये दोनों, ये आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है। ठीक है, क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया? क्राइटेरिया कि जो भी असेट है वो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देगी, या कोई भी असेट है वो उसको आप रिलायबली मेजर कर सकते हो। ओके, रिलायबली मेजर कर सकते हो, उसका एक एग्जांपल जैसे कि मैंने आज एक एसी खरीदी, राइट। ओहो, जैसे मैंने आज एक एसी खरीदी और वो एसी का रेट है आपका 30,000। कितना रेट है वो आपका एसी का? 30,000। तो क्या ये एसी है वो आपके ऑफिस में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके दे रही है? हाँ, क्योंकि वहां पे लोग सब काम कर रहे हो एसी की मदद से। तो ऑफ कोर्स डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली तो वो आपको जनरेट बेनिफिट जनरेट करके दे रही है। और क्या आप इस एसी को 30,000 की है बोलकर ऐसा समझ में आ रहा है कि आप उसके कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं? तो ये था आपका बहुत ही बेसिक मतलब कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या होता है। अब हम लोग दूसरे पार्ट पे आते हैं विच इज योर मेजरमेंट, विच इज योर मेजरमेंट। ओके, अब हम लोग दूसरे पार्ट में आते हैं विच इज योर मेजरमेंट। तो फ्रेंड्स, हमारे मेजरमेंट दो टाइप के होते हैं। हमारे मेजरमेंट्स दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट एंड दूसरा इज सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अब बहुत ही बेसिक मतलब समझते हैं पहले तो दोनों का कि इनिशियल का मतलब क्या है, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है। ओके, तो सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट मतलब कि आप कोई भी चीज को कॉस्ट में ऐड कर दोगे। ऐड कर दोगे मतलब कैपिटलाइज कर दोगे। कॉस्ट में ऐड करने का मतलब है कैपिटलाइज। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसके थोड़े एग्जांपल्स बताऊं। कॉस्ट तो असेट में ऐड होता ही है, ठीक है। फिर डिलीवरी चार्जेस, installation, then we can also add dismantling cost, then borrowings, then we can add site preparation। बोरोइंग्स मतलब बोरोइंग कॉस्ट, जो आपने IAS 23 में पढ़ा है या पढ़ोगे। ओके, तो दिस ऑल आर द थिंग्स विच कैन बी कैपिटलाइज्ड। अब ऐसे कौन से चीजें हैं जो कैपिटलाइज नहीं होगी, जो कैपिटलाइज नहीं होगे और जो PNL में जाएंगे, विच आर योर रिपेयर्स, PNL में शो करने का। फिर जैसे कि आपको पता है बार बार आपको सर्विस करवानी पड़ेगी एसी की, तो वो भी कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है, फिर ऐसी कोई भी चीज है जो रिकरिंग हो, क्या हो, रिकरिंग, वो कैपिटलाइज नहीं होगी। ओके, नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज योर सब्सिक्वेंट इवेंट्स। सब्सिक्वेंट इवेंट्स में हम दो कैटेगरी अगर बनाते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आगे जाकर मतलब आज हम हमारी एसी को 2 साल हो गए, क्या उसके बाद में ऐसी कुछ चीजें हैं जो एसी की लाइफ मतलब एसी की
कॉस्ट को बढ़ा सकती है, तो हम कौन कौन सी चीजें एक तो कैपिटलाइज करेंगे, और दूसरा इज हमारे दो तरीके हैं, राइट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब कि आपकी कोई भी असेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, जैसे कि एक हो गया आपका डेप्रिसिएशन, दूसरा हो गया आपका रिवैल्यूएशन। ये आपका पूरा का पूरा एक बेसिक मतलब चैप्टर बनने वाला है, ओके। पूरा का पूरा आपका बेसिक एक चैप्टर है, ओके। मतलब आधे से ज्यादा ये चैप्टर में इसी पूरा सिस्टम पे बात हो रही है। अब सबसे पहले हम एक बेसिक एग्जांपल के साथ अगर हम चालू करें फ्रेंड्स, तो जैसे कि मेरा एसी का कॉस्ट है 30,000, ओके। देखिए ये एक रूम है, यहाँ पर मुझे एसी फिट करनी है, और यहाँ पर ये एसी का मतलब ये दीवार को तोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि मुझे बाहर एक कंप्रेसर लगाना है। तो अब मतलब एक पाइप निकालनी पड़ेगी, एक साइट प्रिपरेशन होना है, पर मेरे टेनांट मतलब जहां पर मैंने बिल्डिंग ली है, उन्होंने ऐसा बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते। पर मैंने ऐसा बोला कि यार मैं गर्मी में काम थोड़ी, मैं मेरे एम्प्लॉयज को गर्मी में कैसे बिठाऊं, मुझे ये दीवार ये जो एरिया है वो मुझे तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं बाहर पाइप फिट कर सकूं। तो उसने बोला कोई बात नहीं। उसने आपको ऐसा बोला, देखो आज आप इसको तोड़ रहे हो, उसने बोला को हाँ ठीक है, पर मुझे ये 3 साल के बाद में वैसा का वैसा करके देना है आप। मतलब क्या मेरी एक लायबिलिटी खड़ी हो रही है 3 साल के बाद में। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरा 3 साल के बाद में खर्चा हो सकता है, जैसे मेरा 3 साल के बाद में खर्चा हो सकता है आफ्टर 3 years कॉस्ट विल बी 15,000। एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट का एग्जाम्पल है, ओके। ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट का एग्जाम्पल है। तो अगर 3 years के बाद में मुझे पता है कि मेरे 15,000 रुपीज लगने वाले हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आज से इसकी लायबिलिटी बना देनी चाहिए। बट मैम क्या हम लायबिलिटी ये 15,000 पे बनाएंगे? नो, नो, हम ये लायबिलिटी हमारे प्रेजेंट वैल्यू पर बनाएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या, जैसे कि मैंने बोला कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट है 10%, ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं कि इसका सम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट ईयर, ये है हमारा सेकेंड ईयर, और ये है हमारा थर्ड ईयर। हमारे को हमको क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो पहले तो ये चीज समझो कि प्रेजेंट वैल्यू में बहुत ही इजी तरीका बताती हूँ। जैसे कि 10% है, तो 10 डिवाइड बाई 100 कितना होता है, 10 डिवाइड बाई 100 इज 0.01। यस फ्रेंड्स, 10 डिवाइड बाई 100 इज 0.1, राइट, इज 0.1। अब इसको +1 कर दो, तो ये कितना हो गया, आपको सिर्फ ऊपर डिनोमिनेटर में 1 रखना है, एंड योर सॉरी आपको न्यूमिनेटर में 1 रखना है, एंड आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 1.1, ओके। तो सबसे पहले तो ये 10%, अब फॉर एग्जाम्पल 12% करते, तो अगेन 12 डिवाइड बाई 100, तो इट विल बी 12 डिवाइड बाई 100 विल 0.12। तो 12% का कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1.1। वैसे ही 13% का कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1.13। 15% का कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई, अब 12.5% बोला है तो 1 डिवाइड बाई 1.125। 13.5 बोला तो सेम, ओके। आई होप सो आपको ये समझ में आया कि प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो देखो आपको अभी एक और तरीका सिखाती हूँ जिससे आप फटाफट एग्जाम में भी कर पाओ, ओके। जैसे कि आपका अभी प्रेजेंट वैल्यू 10% के रेट पे आपको फाइंड करने का है, तो आपको क्या करना है, 1 डिवाइड बाई 1.10, क्या, 1 डिवाइड बाई 1.10। तो 1 डिवाइड बाई 1.10 इज 0.9090, ठीक है। फिर आपके कैलकुलेटर में आप एक और इक्वल्स टू दबाओ, आपको 3 साल का चाहिए, तो देखो 1 डिवाइड बाई 1.10 किया तो एक बार का इक्वल्स टू आ गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, फिर से 2 3, ओके, ऐसे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.7513। ये 3 years का है, मेरे को चाहिए तो 3 साल वाला ही, राइट। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में 1 डिवाइड बाई 1.10 लिखा, फिर एक बार इक्वल टू दबाया, 2 बार इक्वल टू दबाया, 3 बार इक्वल टू दबाया, बताओ, तो 0.7513 आ गया। तो आपका प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा, 15,000 इंटू 0.15,000 इंटू 0.7513,
0.75 हमेशा 3 डिजिट्स लिखने के। ओके मतलब ये जो आपका डेसिमल है, डेसिमल के बाद में आपको हमेशा हैबिट रखने की आप 3 डिजिट लिखो। ओके तो योर आंसर विल बी 15,000 इंटू 0.751 विच इज 11265। तो ये आपका आ गया फ्रेंड्स प्रेजेंट वैल्यू। अब मुझे मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है यहाँ पर। ओके अब मुझे क्या करना है, 11265 इंटू 10%। 10% से, क्योंकि आपने 10% से डिवाइड किया है तो अब आप 10% से आपकी लायबिलिटी को बढ़ा दोगे, विच विल बी 1126.5। अब आप इसको प्लस करोगे, 111,265 प्लस 1126.5 which will be your 1239.1.5. So this will be your closing balance. अब ये साल का क्लोजिंग, तो दूसरे साल का ओपनिंग विच इज 1239.1.5 into 10% विच इज 1239.15। अब फिर से हमारा सेकेंड ईयर का क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस विच इज 13,630.65। अगेन ये साल का क्लोजिंग, तीसरे साल का ओपनिंग, तो योर 13,630.65 इंटू 10% विच इज 1363.065। अब क्या कर दो, प्लस। देखो आपका आंसर 1499.3, मतलब ये क्योंकि पॉइंट के एरर्स है, पर आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना है, अप्रोक्सीमेटली इट इज 15,000 ओनली, राइट। 1499 ऐसा कुछ आएगा, बट क्योंकि इधर पॉइंट्स लिया है हमने, राइट, तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 15,000। तो फ्रेंड्स आई होप सबको समझ में आया होगा कि डिसमेंटलिंग का ट्रीटमेंट कैसे है। पहले हमने क्या किया, 10 से डिवाइड करा, पहले हमने क्या किया सब जगह पे, मतलब 1/10। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं। पहले प्रेजेंट वैल्यू ले आए, ओके पहले हम क्या ले आए, प्रेजेंट वैल्यू, फिर हम इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। बताइए समझ में आया, ओके। तो आप इसको पॉज करना वीडियो को और इसको एक बार अच्छे से देखना। तो ये था आपका डिसमेंटलिंग का छोटा सा एक एग्जांपल। अब हम ये डिसमेंटलिंग की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं। ये तो हमने क्या समझा, वर्किंग समझा। अब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं। चलिए तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये बना, ये फर्स्ट ईयर है, पीएनएल बैलेंस शीट। ये सेकेंड ईयर है क्योंकि हमारा 3 साल का है, पीएनएल बैलेंस शीट। और यहाँ पर हमारा थर्ड ईयर, पीएनएल बैलेंस शीट। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। सबसे पहले तो मैम हमारी जो असेट है वो 30,000 की है। हाँ तो असेट के साथ मैंने आपको बोला, देखो यहाँ पर कैपिटलाइज होगा हमारा डिसमेंटलिंग कॉस्ट। मतलब आप इसको ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड। असेट है हमारी 30,000 की, हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऐड होगा। ओके तो 30,000 प्लस 11265 विच इज योर 41,265। ओके अब असेट किया ही है तो साथ साथ में डेप्रिसिएशन भी कर देते हैं, विच इज योर 13,755। ओके अब हमारा आता है लायबिलिटी का पार्ट। हमारा लायबिलिटी का ओपनिंग होगा यहाँ पर 11,265, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11,265। अब क्या, फाइनेंस कॉस्ट को प्लस कर देंगे 1126.5। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना, 1239.1.5। ओके ये आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। ये आपका डेप्री हो गया यहाँ पर, ओके। और ये आपका फाइनेंस कॉस्ट विच इज 1126.5। फ्रेंड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कोई भी पूछे, यहाँ पर डेप्री माइनस हो जाएगा। आप आपको मैं बताती हूँ आपको कैसे तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्टेड होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो
सबसे पहले आपको क्या पूछेंगे, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन एग्जाम। फर्स्ट वन इज एसओपीएल बताओ। तो एसओपीएल में आप क्या बताओगे, डिप्रिसिएशन भी आएगा, फाइनेंस कॉस्ट का टोटल याद रखना, ठीक है। सेकंड, कैरिंग अमाउंट बताओ। तो क्या, कॉस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। तीसरी चीज होगी क्या आपकी, लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू प्लस फाइनेंस कॉस्ट। क्या हो गई आपकी लायबिलिटी, बताइए। आई होप सो इतना समझ में आया आपको। ये फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ और डिसमेंटलिंग। अब क्या होगा, अब हमको इसको दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड करना है, राइट। तो अब हम इसको दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड करेंगे 12391.5। अब फिर से क्या, ये जो ऊपर हमने किया है 1239.15 आपका फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगा। तो 1239.15 ये आपकी क्या है, ये आपका है डिसमेंटलिंग, मतलब डिसमेंटलिंग कॉस्ट और प्लस फाइनेंस कॉस्ट। तो इधर हमारी फाइनेंस कॉस्ट क्या हो जाएगी, डेबिट। इधर हमारा फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगा डेबिट, कितने से, 1239.15। ओके। और यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा 13630, 13630.65। ओके। एंड यहाँ पर क्या आएगा, फिर से डेप्रिसिएशन सेम 13755। इधर क्या, इधर कैरिंग अमाउंट कितनी है, 27510 माइनस 13755। अब तीसरा साल आप खुद करो। ओके, तीसरा साल खुद करने का ट्राई करो। तो आई होप सो आपको ये पूरा का पूरा डिसमेंटलिंग कॉस्ट समझ में आया कि कैसे रन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये याद रखना है। ओके, तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा था बिल्कुल बेसिक सा चीज। अब हमारा एक और चीज आता है, एक और एग्जाम्पल करवा देती हूँ तो आपको थोड़ा सा नॉलेज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एसी का कॉस्ट है 30,000, डिलीवरी चार्जेस लग गए 1000 के, ठीक है। इंस्टॉल करवाया एसी, उसके चार्जेस लग गए 1500, और साइट प्रिपरेशन के लग गए 500। और मतलब मेरे को एसी को रिपेयर करवाना पड़ा, ठीक है। और मुझे ट्रेनिंग, ऐसे ही समझो ट्रेनिंग देनी पड़ी, उसके लग गए 100। रिपेयर करवाया, उसके लग गए 500। इसमें से क्या, कौन कौन से खर्चे कैपिटलाइज हो गए। तो सबसे पहले कॉस्ट तो कैपिटलाइज होगा, डिलीवरी भी कैपिटलाइज होगा, इंस्टॉलेशन भी कैपिटलाइज होगा, साइट प्रिपरेशन भी कैपिटलाइज होगा, रिपेयर कैपिटलाइज नहीं होगा। सो रिपेयर आपका पीएनएल में जाएगा एंड ट्रेनिंग कॉस्ट विल आल्सो गो इन पीएनएल। मतलब मैम हमारा कैपिटलाइजेशन क्या होगा, 30 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 500 which will be 33,000। ओके, आई होप सो आपको ये कंसेप्ट मेजरमेंट का समझ में आया होगा। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड टू डेप्रिसिएशन पार्ट फ्रेंड्स, आई होप सो आपको बेसिक मतलब डेप्रिसिएशन का मत पता हो, विच इज योर सिस्टमैटिक allocation of cost. Okay, which is your systematic allocation of cost. अब depreciation are of two types. Okay, depreciation are of two types, which is your straight line balance method and reducing balance method. Depreciation are of two types. Okay, अब फ्रेंड मुझे आपको ये नहीं सिखाना डेप्रिसिएशन क्या होता है। आई नो आपको इतना तो पता है कि फाइंड कैसे करते हैं। मुझे ये सिखाना है, अगर आप एसएलएम से रिड्यूसिंग बैलेंस पे शिफ्ट होते हैं या रिड्यूसिंग बैलेंस से एसएलएम पे शिफ्ट होते हैं, तो ये कंसेप्ट को क्या बोलते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये कंसेप्ट प्रोस्पेक्टिव होता है। क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव चेंजेस होते हैं। मैं आपको इसका अगर एक चीज दिखाऊं, यहाँ पर मैंने ये नोट्स बना के रखे आप लोगों के लिए, देखिए। तो फ्रेंड्स, ये नोट्स में मैं अगर आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पर डेप्रिशिएशन में विच इज योर, कि भाई डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज हो रही है, राइट। तो ये जो डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज हो रही है उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग एस्टिमेट। ओके, हम उसको बोलेंगे अकाउंटिंग
एस्टिमेट। याद रखना हम क्या बोलेंगे इसको, अकाउंटिंग एस्टिमेट। इसका एक एग्जांपल देखो, मेरी कॉस्ट ऑफ असेट थी 30,000, 5 साल इसका यूजफुल लाइफ था। ओके, मैं पहले मुझे स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड से करना था। अब 2 साल के बाद में मतलब आफ्टर 2 इयर्स मुझे पता चला कि मुझे इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करना है, तो ज्यादा फेयर रिप्रेजेंटेशन मैं कर पाऊंगी। मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ले लिया, मेरा 25%। ओके, तो पहले तो कॉस्ट इज माई 30,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 30,000 डिवाइड बाई 5 into 2 विच इज योर 12,000, राइट। तो मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया 18,000 का। ओके, दिस इज माई कैरिंग अमाउंट विच इज ऑफ 18,000। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने 18,000 जहां से छोड़ दिया। मैंने ऐसा नहीं किया मैं फिर से 30,000 गई, मैं फिर से 30,000 का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किया, नहीं। मैंने क्या किया, 18,000 मेरा लास्ट अमाउंट आया ना, ये क्या ओपनिंग बैलेंस ऑफ थर्ड ईयर, तो मैंने ये यहाँ तक छोड़ दिया, ये 2 साल का डेप्री है। तो मैंने यहाँ से ही तुरंत क्या कर दिया, मेरा डेप्रिसिएशन का रेट बदल दिया, और 18,000 माइनस 3,000 विच इज योर विच इज योर 15,000, राइट। 15,000, so this is your carrying amount for third year। मतलब क्या, जहां से छोड़ दिया वहीं से कंटिन्यू करना, उसको बोलते हैं हम प्रोस्पेक्टिव मेथड। रेट्रोस्पेक्टिव होता है ऊपर से 30,000 स्टार्टिंग से चेंज करनी पड़ती है, बट इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक आपकी थियोरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, आपने क्या किया, रेट को चेंज किया। ओके, तो ये आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बन सकता है। तो ये था आपका चेंज इन डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। ओके, आई होप सो आपको चेंज इन डेप्रिसिएशन समझ में आया। अब हम हमारे दूसरे कंसेप्ट में जाते हैं विच इज रिवैल्यूएशन। ओके, देखो रिवैल्यूएशन से एक छोटा सा कंसेप्ट आपको सिखाना है। सबसे पहले ये है आपका पीएनएल। कोई भी चीजें पीएनएल की होती है ना, वो रिटेन्ड अर्निंग्स में जाती है, ये चीज याद रख। ओके, क्या पीएनएल, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आता है रेवेन्यू, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल अदर एक्सपेंसेस, राइट। तो यहाँ पर आएगा आपका पीबीआईटी, फिर इंटरेस्ट, फिर टैक्स, माइनस माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये किधर जाएगा, रिटेन अर्निंग में। अब पीएनएल के नीचे ही एक छोटा सा हम अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। क्या बोलते हैं हम उसको, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, जिधर हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या लिखते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस। और वो जाता है कहाँ पे, रिटेन, मतलब वो जाता है इक्विटी के रिवैल्यूएशन सरप्लस। मतलब जो ओसीआई का बैलेंस होगा, किसका बैलेंस, ओसीआई का बैलेंस होगा, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। और जो पीएनएल का बैलेंस होगा वो रिटेन अर्निंग में जाएगा। बिल्कुल बेसिक बात, ठीक है। अब अब एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कॉस्ट वाज 30,000, यूजफुल लाइफ वाज 5 years, ठीक है। तो क्या, कॉस्ट इज 30,000, 30,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही समझो, भी 2 साल बीत गए, कितने साल बीत गए हैं, 2 साल। तो 30,000 डिवाइड बाई 5 विच इज योर 6,000। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन इज 12,000। तो 12,000 इधर लिख देते हैं हम, और यहाँ पर आपका कैरिंग अमाउंट लिख देते हैं 18,000। अब फ्रेंड्स, अब हुआ क्या, हुआ ये कि इसकी 18,000 की वैल्यू इन थर्ड ईयर, राइट, थर्ड ईयर की वैल्यू यहाँ पर हो गई है, वैल्यू इन थर्ड ईयर हो गई है 32,000। क्या हो गई है, 32,000। तो 32,000 माइनस 18,000 इस कितने का आपका रिवैल्यूएशन, मतलब आपका रिवैल्यूएशन कितने से असेट बढ़ रही है आपकी, 14,000। तो ये जो 14,000 है वो आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस है। इसको आप शो करेंगे ओसीआई में, और ओसीआई से लेकर चले जाएंगे सोसी। मुझे सोसी समझाना है, अभी मैं समझाती हूँ सोसी के रिवैल्यूएशन सरप्लस वाले पार्ट, ठीक है। तो ये था। अब आपका डेप्रिसिएशन 32,000 पे लगेगा। पहले तो 5 साल की यूजफुल लाइफ थी,
2 साल चले गए हैं तो कितने की यूजफुल लाइफ बची आपकी? 3। तो 32,000 डिवाइड बाई 3 विच इज योर 10667 इज योर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर। आ रहा है समझ में आप लोगों को क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? राइट। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका क्या पूरा का पूरा। अब आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज हो गई, आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज हो गई। मुझे आपको यही से एक एक्सेस डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट समझाना है। इसका कंसेप्ट एक्सेस डेप्रिसिएशन का। फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइए, आपकी कॉस्ट ऑफ असेट कितनी थी? कॉस्ट ऑफ असेट वाज ओनली 30,000। अब 32 हो गया तो आपने डेप्री बदल दिया। पर मुझे बहुत ही लॉजिकली बात बताइए, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, नॉट सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ रिवैल्यूड अमाउंट, राइट? यहाँ पर तो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज को सेटिस्फाई करने के लिए 30,000 डिवाइड बाई 32,000 डिवाइड बाई 3 कर रहे हैं, पर असली में तो मेरा डेप्रिसिएशन 6,000 ही आएगा। पर अब मतलब क्योंकि 30,000 डिवाइड बाई 5 विच इज 6,000, राइट? 30,000 डिवाइड बाई 5 मतलब एक साल का डेप्रिसिएशन पहले कितना आ रहा था? व्हाट इज योर ओल्ड डेप्रिसिएशन? व्हाट इज योर ओल्ड डेप्रिसिएशन? ओल्ड डेप्रिसिएशन इज 6,000, राइट? अब मैम क्योंकि रिवैल्यूएशन हुआ है तो मेरा न्यू डेप्रिसिएशन एक साल का आ रहा है 10667। तो मुझे एक बात बताइए, आपका वो डेप्रिसिएशन तो चार 6,000 ही करना था क्योंकि कॉस्ट के बेसिस पे हम यही करेंगे। बट आपने अभी कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया? 10667। मतलब मैं कितना ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही हूँ? 4667, राइट? 4667 का मैं ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही हूँ। मतलब ये क्या है मेरा? एक्सिस डेप्रिसिएशन। ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही हूँ। तो ये जो ज्यादा डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो ना, उसको आपको रीवैल्यूएशन सरप्लस से माइनस कर देना है और रिटेन्ड अर्निंग्स में इसको ले जाना है, क्योंकि ये आपका अर्निंग्स है। ठीक है? क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस से माइनस कर देना है और रिटेन्ड अर्निंग में प्लस कर देना है। तो मैं अगर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर समझाओ, विच इज योर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, विच इज योर सो सी। अरे एक सेकेंड ना, आई एम नॉट एबल टू टाइप। या विच इज योर सो सी, वेट। ओके, विच इज योर सो सी। तो अब ये सोसी जो है वो क्या होता है इधर? सबसे पहले तो सारी इक्विटी इक्विटी की बात है। शेयर कैपिटल आएगा, राइट? रिटेन्ड अर्निंग्स आएगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आए। ओके, तो ये सोसी के पार्ट है। अब इधर आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन सरप्लस से ये हटा देना है, एक्सिस डेप्रिसिएशन और रिटेन्ड अर्निंग में प्लस कर देना है। आपके एग्जाम में इसकी जर्नल एंट्री भी आ सकती है फ्रेंड्स, तो याद रखना, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू retained earnings will be your answer. I hope so you understood this. Okay, so this is your concept of excess depreciation. वीडियो को पॉज करना, अच्छे से रिवाइज करना और फिर आगे बढ़ना। ओके, तो ये था आपका एक रिवैल्यूएशन का छोटा सा कंसेप्ट। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू द लास्ट टॉपिक विच इज योर डिस्पोजल। ओके, विच इज योर डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब क्या? सेल ऑफ असेट। मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े सिचुएशंस बना रही हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें, राइट? सेल ऑफ असेट। सबसे पहले माई कैरिंग अमाउंट वाज 100 एंड मैंने असेट को सेल किया 125। तो दिस इज माई गेन इज ऑफ 25। वेट करना, कंसेप्ट समझो, पहले दो सिचुएशन देखो। माई सेकेंड सिचुएशन इज माई कैरिंग अमाउंट इज अगेन 100 एंड माई सेलिंग प्राइस इज
75, so my loss is 25. सिचुएशन फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया था कि रिवैल्यूएशन सरप्लस हो रहा है तो ओसीआई में जाएगा। अब क्या हो रहा है? डिस्पोजल। क्या हो रहा है? डिस्पोजल। तो ये जो डिस्पोजल हो रहा है मतलब सेल हो रहा है, वो दो चीज हो सकती है, या प्रॉफिट या लॉस। कुछ भी हो रहा हो, क्या कुछ भी हो रहा हो, या प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, आपको इसको पीएनएल में ही शो करना है। ये ओसीआई में नहीं जाएगा, ये ओसीआई में नहीं जाएगा। चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, आपको इसको पीएनएल में ही शो करना है। ओके, ये ओसीआई में नहीं जाएगा। तो सबसे माय फर्स्ट कंसेप्ट टू यू इज दिस कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, नो वरीज, इट विल गो इन पीएनएल। ओके, अब दूसरी चीज क्या हो रही है देखना, दूसरी चीज बहुत आराम से देखना। दूसरी चीज इज कि रिवैल्यूएशन सर, देखो मैं आपको एक पहले तो कंसेप्ट सिखा देती हूँ। हमारा सिचुएशन 3 है ये, माई सिचुएशन 3, ठीक है। माई रिवैल्यूएशन सरप्लस इन माई सोसी, मतलब इन माई बैलेंस शीट एंड चेंजेस ऑफ इक्विटी 25 का पहले से पड़ा था। कितने का पहले से पड़ा था? 25 का पहले से पड़ा था। अब हुआ क्या फ्रेंड्स कि आपकी कैरिंग अमाउंट, आपकी जो कैरिंग अमाउंट है वो 100 है, ठीक है। और आप सेल कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो 125 है, तो आपका गेन कितने का हो गया? आपका गेन हो गया 25। आपने बोला गेन हो गया तो पीएनएल में ले गए आप इसको। बट फ्रेंड्स, ये जो असेट है जिसकी कैरिंग अमाउंट 125 है, क्या वो असेट का रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस शीट में है? यस है। द रूल इज whenever you are disposing any asset and carrying amount and revaluation surplus is available for that particular asset, and revaluation surplus is available for particular asset, then it must be transferred to returning. Then it must be transferred to retained earnings friends। मतलब मैम, ये जो 25 का ये जो 25 का रिवैल्यूएशन सरप्लस है, क्या मुझे उसको रिटेन अर्निंग में लेके चले जाना है? हाँ। जब आपकी वो सेट बिक गई है तो अब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं रहा है, वो अब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बदल गया है। तो इट विल बी योर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 25 टू रिटेन अर्निंग 20। ओके, and now last, which is your situation 4, your situation 4 is कि फॉर एग्जाम्पल आपकी असेट है, और आपकी असेट देखना समझना, सेम ही मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। रिवैल्यूएशन सरप्लस में आपका 25 पहले से पड़ा है, ठीक है। अब आपकी असेट है, असेट का कैरिंग अमाउंट इज 100 एंड आई एम सेलिंग दैट असेट इन 75। चलो 75 नहीं करते, 50। क्या? सेलिंग दैट असेट इन 50। तो मेरा लॉस कितने का हुआ? माई लॉस इज ऑफ 50। मैम लॉस 50 का हो रहा है, क्या पूरा का पूरा पीएनएल में जाएगा? नो फ्रेंड, फर्स्ट चेक व्हाट यू शुड डू, यू शुड चेक क्या ये जो लॉस है, क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये जो 50 का असेट है क्या उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है? हाँ पड़ा है। तो आप क्या करो, ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है उसको वहीं से पहले माइनस कर दो, तो रिवैल्यूएशन 0 हो गया। पहले उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस से माइनस कर दो। अभी भी क्या लॉस बाकी है? अभी भी क्या लॉस बाकी है? हाँ, लॉस बाकी है, लॉस बाकी है। तो अब ये जो रिमेनिंग लॉस है उसको पीएनएल में ले जाओ। मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस से आप वो असेट का लॉस सेट ऑफ कर रहे हो। ओके, तो ये था आपका IAS 16 एंड योर टॉपिक इज कंप्लीटेड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सम्स करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।